हेलो बच्चों, माय नेम इज दीपक सिंह, योर फिजिक्स मेंटर। और हम स्टडी कर रहे हैं बच्चों क्लास 10th का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। द चैप्टर नेम इज व्हाट? दैट इज अ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, हम लोगों ने बच्चों इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रिफ्लेक्शन स्टडी कर लिया है। रिफ्लेक्शन को अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन इज व्हाट? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, राइट? जिसमें हमने मिरर्स भी डिस्कस किए हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर और ऑल्सो द प्लेन मिरर। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों? अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिस पार्ट को डिस्कस करने के बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। दैट टॉपिक, दैट पार्ट इज व्हाट माय डियर? दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है बच्चों? रिफ्रैक्शन। देखिए, मेनली हम इस चैप्टर के अंदर ना दो ही फिनोमेना डिस्कस कर रहे हैं, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। तो अब बारी है बच्चों किसकी? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। ठीक है, चलिए बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन दे ट्रेवल ऑबिक्यूली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो when the light is moving from one medium to another medium then its path is changed। बेटा, होता क्या है कि उसका पाथ चेंज हो जाता है बच्चों, स्पीड में फर्क पड़ता है। स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से वो अपने पाथ से क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, राइट? सो दिस चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं बच्चों? यहां पर देखिए फटाफट। तो सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए ऊपर एयर है और नीचे ग्लास है। देखिएगा बच्चों ध्यान से, यहां पर हमारे पास ग्लास जो है वो डेंसर है और एयर जो है वो रेयर है। मैंने आपको बताया रेयर मतलब पार्टिकल दूर दूर और डेंसर मतलब पार्टिकल पास पास। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर ये सरफेस हमारे पास, इस सरफेस के परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल बोलते हैं, पता है आप लोगों को, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, यहां पर जो लाइट आती है इसको हम इंसिडेंट लाइट बोलते हैं, दिस इज द इंसिडेंट रे। ठीक है, जब लाइट बच्चों रेयर टू डेंस जाती है ना तो वो अपने पाथ से चेंज होती है, और पाथ से चेंज कैसे होती है? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो जब लाइट जाएगी, अगर लाइट सीधी जाती तो दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द लाइट। लेकिन बच्चों लाइट ऐसे नहीं जाती है। जब मीडियम्स चेंज होते हैं ना तो क्या होता है? जब मीडियम चेंज होते हैं तो वहां पर लाइट में बेंडिंग आती है, और जब लाइट रेयर टू डेंस जाती है तो वो कहां मुड़ती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट? तो लाइट ऐसे जाना था लेकिन वो टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड कर जाती है। ठीक है, राइट बच्चों? तो हमने ये देखा कि सर लाइट जब हमारे पास रेयर टू डेंस जाती है ना तो वो क्या कर जाती है? नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, राइट? इसी तरह से बच्चों हमारे पास अगर हम एंगल की बात करेंगे तो यहां पर ये जो एंगल है बच्चों, राइट, ये इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इस वाले एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हमारे पास लाइट जो हो गई, क्या हुई? वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट? तो हमें जो याद रखनी है वो बातें क्या हैं? इससे लाइट जब रेयर टू डेंस जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। ठीक है, याद रहेगा, शाबाश। इसी तरह से बच्चों हमारे पास अगर हम यहां पर नॉर्मल बनाएं, अब ये इंसिडेंट है और लाइट को बाहर निकलना है। ठीक है, जब बच्चों लाइट डेंस टू रेयर जाती है ना तो वो कहां जाएगी? सर एक्चुअल पाथ तो ये था लेकिन वो अवे जाएगी, मतलब नॉर्मल से अवे। तो यहां से हमने क्या सीखा कि सर जब लाइट हमारे पास डेंस टू रेयर जाती है ना तो क्या हो जाती है? वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, राइट? तो हमने यहां पर दो बातें समझी कि अगर रेयर टू डेंस लाइट जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंस टू रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों हमारे पास कि जब लाइट डेंस टू रेयर जाएगी तो सर क्या हो जाएगी? वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, और इस लाइट को हम यहां पर इमर्जेंट रे भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और इस एंगल को इमर्जेंट एंगल। ठीक, तो जो समझने वाली बात थी वो आपने समझ ली ना कि सर डेंस टू रेयर जब लाइट जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। दिस इज द रिफ्रैक्शन माय डियर। ठीक, आपको जो बातें याद रखनी है मैंने आपको बता दिया कि रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन हमने क्या समझी थी? सर द चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट? सर व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम, सर इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, and when the light is moving from dense to rare medium then it moving away from the normal। this is ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमने ये देखा कि सर यहां पर ये जो एंगल हमारे पास बना है इसको हम एंगल आई बोलते हैं। यहां पर ये जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है इसको हम रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं, और यहां पर ये जो एंगल बनता है इसको हम इमर्जेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट एंगल। ठीक है, चलिए बच्चों इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है ना, और किस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक्चुअल में जो बैंड होती है उस टाइम पे होता क्या है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल बच्चों हम क्या करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई डज द रे ऑफ लाइट बैंड, क्यों बैंड होती है। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रक है, ठीक है ना, वो हमारे पास आ रहा है, सीधा स्ट्रेट चल रहा है, ठीक है, वी वेलोसिटी से। अब हुआ क्या बच्चों, जैसे इसने बैंड किया, ये मुड़ा,
तो मुड़ने पर बताइए इसका एक्चुअल पाथ तो ये है ना, लेकिन जब ये अंदर जाएगा तो बच्चों इसकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ स्पीड ज्यादा है, और जब ये अंदर मुड़ा तो अब अंदर जाने पर इसकी स्पीड क्या हो गई, कम। जब इसके अंदर स्पीड कम हो गई तो मुझे बताइए ये है हमारे पास क्या, इसका राइट साइड, ये क्या इसका लेफ्ट साइड। जैसे ये इस तरफ मुड़ेगा बताइए मुझे क्या होगा, इसका एक्चुअल पाथ तो ये है लेकिन ये थोड़ा सा बैंड कर जाएगा, किस तरफ है, नॉर्मल की तरफ। ये देखिए ये मुड़ गया, ठीक है बच्चों, राइट। तो इससे हमने क्या समझा, इससे हमने ये समझा सर कि लाइट जो है वो अगर स्ट्रेट चल रही है तो स्पीड ठीक है, लेकिन अगर वो बैंड करती है सर, राइट, और कहां से कहां, हमारे पास रेयर टू डेंस जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड अगर कम हो जाती है तो बताइए क्या होगा, तो स्पीड अगर कम हो जाएगी सर तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड कर जाती है। तो इस पूरी कहानी में बस हम यही समझ रहे थे कि सर अगर वो मुड़ी तो वो सीधी जानी चाहिए थी, राइट, लेकिन सर क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड सर कम हो चुकी है तो वो कहां मुड़ जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है बच्चों, सो कंक्लूजन आपके सामने है, दैट इज ट्रैक्टर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। क्या हो जाता है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, डन, बात कंप्लीट। तो क्यों मुड़ती है नॉर्मल की तरफ लाइट, क्यों, जब लाइट रेयर टू डेंस जाती है तो नॉर्मल की तरफ क्यों मुड़ती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, बात कंप्लीट। चलिए यहां पर देखिए व्हाट हैपन व्हेन रेयर टू डेंस, रेयर टू डेंस में हमने देखा था होता क्या है कि हमारे पास ये लाइट आती है और ये कहां मुड़ जाती है, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। ठीक है, यहां पर हमने देखा इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कम हो गई है। अभी हमने देखा है सर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, डेंस टू रेयर की बात करेंगे तो क्या होगा सर, लाइट को जाना चाहिए था इससे, लेकिन लाइट क्या हो जाती है, नॉर्मल से अवे हो जाती है। क्यों, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गई है बच्चों, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है। तो बड़ी छोटी सी बात हमने यहां पर यह समझी है कि सर लाइट जब रेयर टू डेंस जाती है ना तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है सर, और जब डेंस टू रेयर आती है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, राइट। तो इस वजह से ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। ठीक है, बात कंप्लीट है बच्चों, राइट। अच्छा बच्चों, अगर हमारे पास लाइट अलोंग द नॉर्मल आती है तो क्या होता है बताइए, अगर सर नॉर्मल आती है तो सर वो बिल्कुल सीधी चली जाती है, ठीक है ना। इट पासेस अनडेविएटेड, मतलब उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आता है। अगर वो नॉर्मल के अलोंग आती है तो नॉर्मल के अलोंग ही चली जाती है, लेकिन बच्चों हमेशा याद रखिएगा उसके अंदर, मीडियम के अंदर उसकी वेलोसिटी जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है, ये बात आप ना भूलें। वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज, राइट। तो कोई अगर आपसे ये पूछ ले कि हमारे पास लाइट हमारे पास आ रही है कहां से, दैट इज रेयर टू डेंस आ रही है, और नॉर्मल के अलोंग आ रही है, तो क्या सीधी चली जाएगी, यस, जैसे आई है बिल्कुल वैसी चली जाएगी, अनडेविएटेड होगी। लेकिन यहां पर वेलोसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना बच्चों, लाइट की जो स्पीड होती है वो मीडियम में वेरी करती है। सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहां होती है, वैक्यूम में, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मेरे बच्चों यहां तक की बात कंप्लीट है अच्छी तरह से, शाबाश। तो जैसा कि बच्चों हमारे पास नॉर्मल अगर है तो नॉर्मल अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास एज इट इज वो चला जाएगा सीधा अलोंग द नॉर्मल। ठीक है, राइट। तो रेयर टू डेंस टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंस टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, और उसके अलावा लाइट ट्रेवल स्ट्रेट, नो डेविएशन, इस कंडीशन में किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होगा। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन है अभी तक जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड एक छोटा सा क्विज है, आप लोगों को उसके आंसर बताने हैं फास्ट। ठीक है, आपको पॉज कर लेना है, उसके बाद खुद आंसर उसके देना शुरू कर देना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, अ रे ऑफ लाइट, टाइम आपको दिया जाएगा, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, बताइए, राइट। अच्छा, आपको नॉर्मल की बात नहीं की गई ना, नहीं की गई। जब नॉर्मल की बात नहीं की गई है तो क्या मानना है आपको, लाइट कहां है, ये दिस, राइट, ये डेंसर मीडियम है, तो इसका मतलब आपको जो एंगल दिया हुआ है वो एंगल ये वाला दिया हुआ है दिस। जब तक वो नहीं बोले कि नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है तब तक ये वाला एंगल है। अगर ये एंगल है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री, और ये अगर 60 होगा तो मुझे आप बताइए क्या बोला जा रहा है, द एंगल ऑफ लाइट स्ट्राइक द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ द इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल कितना होगा सर, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, तो आंसर इज 60 डिग्री। सो माय डियर आंसर इज 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, डन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द ग्लास स्लैब नॉर्मली, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, बताइए, बताइए, आपको बताना है, स्टॉप करना है और फिर बताना है। मुझे बताइए क्या जैसे आ रही है वैसे चली जाएगी, मतलब एंगल आई हमारे पास यहाँ क्या है, 0, क्यों, क्योंकि सर वो नॉर्मल के अलोंग आ रही है। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंट, बताइए मुझे,
एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या होगा, हमारे पास स्ट्राइक द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री, तो हमारे पास इंसिडेंट एंगल कितना होगा 60 डिग्री, और इंसिडेंट अगर 60 होगा तो इमर्जेंट भी क्या होता है बच्चों 60 डिग्री होता है ग्लास स्लैब के केस में। ग्लास स्लैब के केस में क्या होता है, ये अगर एक ग्लास स्लैब है तो ये लाइट गई, यहां जाने के बाद जब ये बाहर निकलती है तो ये जो एंगल होता है बच्चों ये एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर होता है। ये हमारे पास आपको 30 दे रखा है तो ये 60 होगा, ये 60 होगा तो ये भी कितना होगा 60 होगा, मतलब आंसर इज व्हाट माय डियर, दैट आंसर इज द 60 डिग्री। ठीक है, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ ग्लास स्लैब एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद अ नॉर्मल बच्चों इंपॉर्टेंट है टू द सरफेस ऑफ द स्लैब, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, कितना होगा 50 डिग्री, ये लीजिए राइट 50 डिग्री, क्योंकि हमें दे रखा है सर, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है सर कि हमारे पास इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, a ray of light gets deviated when it passes obliquely from one medium to another medium because why my dear, बताइए। color of light changes, frequency of light changes, intensity of light changes, speed of light changes, बताइए। so answer is my dear there is a speed of light changes। okay बच्चों कंप्लीट है राइट, शाबाश। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट of tracing the path of the ray of light passing through a rectangular glass slab for different angle of incidence. He observed that in all cases में क्या होगा बच्चों, in all cases tell me, in all cases में हमारे पास देखिए बच्चों, मैंने आपको वापस एक बार डायग्राम आपको बता देता हूं, this is the diagram, this, ये I और E जो है ये तो क्या होंगे बराबर, और ये R जो होगा वो हमेशा I से छोटा होगा, तो बताइए कौन सी कंडीशन है ये, तो सर एंगल I इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल R, बिल्कुल, और एंगल I इज इक्वल टू एंगल E, बिल्कुल सही है सर, तो हमेशा यही होगा सर, और यही अगर होगा तो ऑप्शन नंबर ए इज व्हाट माय डियर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डन, कंप्लीट, सब समझ में आ गया आपको। चलिए तो अब हम वापस से आते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम डिस्कस कर रहे थे सर, डेफिनेशन हमने बहुत अच्छी तरह से समझ ली है। चलिए एक बार उसको वापस से देख लेते हैं। तो लाइट हमारे पास क्या होती है, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल ऑबिक्यूली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, और क्या क्या हमने समझा, लाइट सर रेयर टू डेंस जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाती है, डेंस टू रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। डन बच्चों, सारी बातें कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पर आते हैं। किस पर आते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, चलिए बच्चों फर्स्ट लॉ देखते हैं, द इंसिडेंट रे कॉमा the refracted ray and the normal to the interface of two transparent medium at the point of incidence all lie in the same plane, right? मतलब बच्चों नॉर्मल, इंसिडेंट लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट लाई इन अ सेम प्लेन, कहां लाई करते हैं, सेम प्लेन में, मतलब एक ही प्लेन में, मतलब 2D। ठीक है, एक ही प्लेन का मतलब आप समझ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो हमारे पास लाइट अगर आती है तो हमारे पास चली जाती है, नॉर्मल, इंसिडेंट और रिफ्रैक्ट तीनों कहां हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। डन, कंप्लीट, अच्छी तरह से। सेकंड देखिए बेटा, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारे पास क्या है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो क्या बोला गया देखिए ध्यान से, तो यहां बोला गया द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट होता है बच्चों दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। क्या होता है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको लॉ पता होना चाहिए। लॉ क्या है सर, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट होता है। ठीक है, राइट, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। राइट, अगर लाइट वैक्यूम से आती है तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, हर कलर के लिए हमारे पास अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मान लीजिए बच्चों हमारे पास लाइट जो है वो कहां से आती है, लाइट आती है हमारे पास वैक्यूम से, और कहां जा रही है हमारे पास किसके अंदर, आइस के अंदर। तो इसके लिए बच्चों साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो जो हमारे पास है वो क्या है, 1.5
0.31 कांस्टेंट अगर आता है, कांस्टेंट आता है तो हमारे पास क्या है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसी तरह से बच्चों डायमंड की अगर बात करें तो डायमंड में भी हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो क्या हमें मिल रहा है, साइन आई अपॉन साइन आर हमें मिलता है कितना, दैट इज 2.42 एंड दैट इज 2.42 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड। ठीक है ना। तो बेसिकली रेशो बच्चों, बात को समझिए थोड़ा सा, एक रेशो, किसका रेशो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन दोनों के रेशियो से जो कांस्टेंट हमें मिल रहा है उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड एंड दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस। ठीक है, राइट। चलिए अब बच्चों एक चीज और देखिए, यहां पर आप जानते हैं बच्चों कि पेंसिल अपीयर्स टू बी ब्रोकन इन द बीकर विद वाटर। आपने देखा होगा बच्चों, पेंसिल हमारे पास अभी सिंपल रखी हुई है, अब हमने क्या किया बच्चों, इसमें वाटर को फिल कर दिया। ध्यान से देखिए, जैसे ही बच्चों इसमें वाटर को हमने फिल किया तो हमें बैंड हुई नजर आती है, राइट, बैंड हुई नजर आती है। क्यों, इसका रीजन क्या है बच्चों, क्या इसका रीजन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या? बिल्कुल सर, इसका रीजन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारे पास होता है। क्यों, देखिए यहां से बच्चों लाइट हमारे पास जाती है और जब लाइट हमारे पास आती है तो वो क्या कर जाती है, इस तरह से बैंड कर जाती है, क्योंकि लाइट डेंस टू रेयर आ रही है और डेंस टू रेयर आती है तो नॉर्मल से अवे हो जाती है और नॉर्मल से अवे होती है तो हम जब देखते हैं बच्चों तो इसकी पोजीशन ये नहीं दिखाई देके हमें थोड़ी ये ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो एक्चुअल में बच्चों ये इसकी क्या ओरिजिनल, क्या इसकी ओरिजिनल पोजीशन है क्या? नहीं, ये कौन सी पोजीशन होती है, अपीरियंट पोजीशन होती है। क्यों, क्योंकि सर ये जो है ये एक्चुअल नहीं है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से हमें उठी हुई दिखाई दे रही है। एक्चुअल क्या है बच्चों, एक्चुअल तो हमारे पास ये थी, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन, राइट। तो बच्चों ये जो होता है, ऐसे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, ऐसी जो प्रैक्टिकल्स आप देखते हैं अपनी लाइफ में, इनका रीजन क्या है, इसका रीजन है सर हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें पेंसिल थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, इसका एग्जांपल आप समझ गए। इसी तरह से बच्चों thus because of the refraction of light coming from the part of the pencil that is under water the pencil appeared bent। ठीक है, कैसी अपीयर होती है, बैंड अपीयर्ड होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों। नेक्स्ट अभी एक वर्ड आया था कि सर अकॉर्डिंग टू द स्नेल लॉ, जो सेकंड लॉ था उसको हमने स्नेल लॉ बोला था, उसमें वर्ड आया था कि सर द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर इज कांस्टेंट। ये था ना, राइट। अच्छा, कांस्टेंट को हमने बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बोला था। चलिए अब हम बच्चों उसी पर थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। उसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट हमें स्कूल में लिखनी क्या है, एग्जाम में क्या लिखनी है, वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो बच्चों दिस इज द इंसिडेंट लाइट, राइट। लाइट जब हमारे पास रेयर टू डेंस जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, पता है आप लोगों को, शाबाश, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल चली गई। ठीक है, राइट। अच्छा, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए बच्चों, आपको पता है साइन ए अपॉन साइन आर इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिखते हैं ना, राइट। इसी में हम लिख सकते हैं बच्चों दैट इज n21। n21 मतलब क्या है बच्चों, दैट इज n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं दैट इज v1 अपॉन v2। क्या लिख सकते हैं, v1 अपॉन v2। आप बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, और दैट इज n2 अपॉन n1। मतलब यहां पर मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर दो मीडियम हमारे पास हैं, दिस मीडियम 1 दिस मीडियम 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो आप लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, ये लिखा जाता है। ठीक है। और बच्चों अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द सेकंड मीडियम। ठीक है, तो डेफिनेशन जो आपको लिखनी होती है वो क्या लिखनी होती है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द सेकंड मीडियम। अब बच्चों इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर लाइट वैक्यूम से आती है तो वैक्यूम के लिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 जो है वो 1 हो जाता है, और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो c होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चलिए ये बात तो समझ में आ गई ना, राइट। चलिए तो यहां से हमने सीखा सर n2 अपॉन n12 अगर हम लिखें तो n12 क्या हो जाएगा, n1 अपॉन n2। तो n1 अपॉन n2 क्या हो जाएगा, दैट इज v2 अपॉन v1, ये लीजिए, राइट। n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू v2 अपॉन v1, राइट। तो हमने यहां से देखा बच्चों कि n21 और n12 जो है वो एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्स हैं, तो हम लिख सकते हैं दैट इज n21 इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन n12 होता है, राइट। ठीक। अच्छा, डेफिनेशन में क्या लिखना है, डेफिनेशन में क्या लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है, तो अभी आपको और डिस्कस करते हैं। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात अभी और करेंगे। सो माय डियर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल मीडियम। सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास
अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या बोलना है, सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द सेकंड मीडियम। ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बताना है। अगर लाइट केवल एक मीडियम वैक्यूम से आती है बच्चों, लाइट कहां से आती है, वैक्यूम से, ठीक है, लाइट हमारे पास अगर वैक्यूम से आती है, ये दिस, ठीक है, तो अगर वैक्यूम से आती है तो इसकी स्पीड जो होती है वो c होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, डन। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है बच्चों, मीडियम में जा रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट v है। तो आप लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द सेकंड मीडियम, ये लीजिए, ठीक है। और c जो होता है बच्चों क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। और जब बच्चों लाइट जो आती है वैक्यूम से, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कभी अगर एब्सोल्यूट नहीं भी बोला गया है तो सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आप इसी को बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोला मैंने आपको कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम ये भी बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो हमारे पास बच्चों वैक्यूम है और ये एयर है, ठीक है। लाइट हमारे पास आती है, लाइट बैंड कर जाती है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है ना बच्चों, वो ऑलमोस्ट कितना माना जाता है, ऑलमोस्ट 1.003, मतलब ऑलमोस्ट 1 माना जाता है। तो हमारे पास एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आइस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सर आइस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास होता है 1.31। कौन सा, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब लाइट कहां से आ रही है, लाइट सर वैक्यूम से आ रही है, ठीक है, डन यहां तक। चलिए तीसरा देखिए हमारे पास वाटर ड्रॉप। वाटर ड्रॉप अगर वैक्यूम से हमारे पास लाइट जाती है अंदर तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 लिया जाता है, राइट। लेकिन लाइट कहां से आ रही है, वैक्यूम से आ रही है। बात समझ गए क्या आप अच्छी तरह से, ठीक है, शाबाश, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हमारे पास अगर क्राउन ग्लास है तो उसके लिए बताइए, तो उसके लिए होता है सर 1.52, ठीक है। इसी तरह से बच्चों हमारे पास अगर हमारे पास रॉक सॉल्ट है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो सर उसके लिए होता है 1.54। आपको याद नहीं रखना, ये क्वेश्चन में आपको दिया जाता है, अगर क्वेश्चन से पूछा जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया जाएगा बच्चों, परेशान नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डायमंड। डायमंड में लाइट अगर वैक्यूम से डायमंड में जाती है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, ठीक है, राइट। तो इस तरह से बच्चों हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चले आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस द बेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। बच्चों देखिए इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, अगर हम क्या करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है तो द बेंडिंग कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब यहां पर हमारे पास देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा किसका है, सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है डायमंड का। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का ज्यादा है तो ये बैंड भी देखिए ज्यादा होती है, राइट। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसके अंदर बेंडिंग ज्यादा होती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, बताइए। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का दिया हुआ है 2.42, इसका मीनिंग क्या है, तो सर इसका मीनिंग है the refractive index of diamond is 2.42 suggests that the speed of light in diamond will reduce by a factor 2.42 as compared to speed in air, right। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बना, that is n equals to that is c by v, right। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है तो v equals to हम लिख सकते हैं that is c by n, लिख सकते हैं ना। n हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.42, राइट। तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास इन डायमंड विल बी रिड्यूस बाय द फैक्टर, रिड्यूस हो चुकी है कितने फैक्टर से, 2.42 फैक्टर से, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट का मीनिंग निकल चुका है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, दैट इज अ फ्रेमिंग द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए बच्चों हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हम फॉर्मूले किस तरह से काम में ले सकते हैं। पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की बात कर लेते हैं। तो एयर के लिए अगर हम बात करेंगे एब्सोल्यूट की, मतलब फर्स्ट मीडियम क्या होने वाला है, वैक्यूम होने वाला है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो बच्चों हमारे पास इसी तरह से अगर हम आइस और एयर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन आइस, ठीक है। दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं बच्चों, ठीक है ना। यहां पर अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू एयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास बच्चों अगर हम ग्लास की बात करेंगे तो ग्लास और वैक्यूम की, तो सर दिस इज द, अगर वैक्यूम है सर तो यहां पर हो जाएगा दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास।
So that is absolute refractive index of glass with respect to vacuum is what? That is speed of light in glass to the speed of light in speed of light in vacuum to the speed of light in glass. ठीक है. इसी तरह से बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में बताइए क्या होगा? तो दैट इज सर VA अपॉन VW हो जाएगा. ठीक है. इस तरह से बच्चों न्यूमेरिकल जब हम करेंगे ना तो वहां पर ये चीज बड़ी काम आएगी कि सर एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास दोनों इनवर्स होते हैं. N1 अपॉन N2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 या N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 इनवर्स होते हैं. अगर ऊपर N2 है तो इधर V1 होगा. डन. ठीक है, ये बात आपके दिमाग में सेव हो गई. शाबाश. नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है? हम अगर ऑयल और एयर की बात करेंगे तो दैट इज V एयर में स्पीड अपॉन ऑयल के अंदर स्पीड. ठीक है बच्चों, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विद रेस्पेक्ट टू एयर. ठीक है, राइट. चलिए नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों? तो स्टैंडर्ड हमने ये सीख लिया है कि सर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट टू द सेकंड. ठीक है, राइट. इसी के अलावा N21 इक्वल्स टू सर 1 अपॉन 1 N2 होता है. ठीक है ना बच्चों. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम होगा. इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या है? इफ द फर्स्ट मीडियम इज नॉट मेंशन्ड टेक फर्स्ट मीडियम इज एज एयर. अगर आपको बच्चों फर्स्ट नहीं दिया है मीडियम तो आपको हमेशा उसको क्या लेना है? आपको उसको हमेशा एयर एज्यूम करना है. सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों? सेकंड पॉइंट है इफ द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम. ध्यान से सुनिएगा. अगर फर्स्ट मीडियम क्या है? वैक्यूम है. देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. हमने बात की थी कि अगर सर लाइट जो है वो फर्स्ट अगर वैक्यूम से आती है तो वैक्यूम से आती है तो कहां जाएगी? मीडियम के अंदर. तो उस कंडीशन में उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. ठीक है, राइट. थर्ड पॉइंट पर आते हैं. फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम. ऑलमोस्ट बच्चों जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है ना ऑलमोस्ट इक्वल होती है किसके? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर के. और कितनी कितनी? दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है. इसके अलावा बच्चों इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो स्पीड का रेशो होता है. और अगर स्पीड का रेशो होता है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती है. बात मेरी आप समझे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती. इंपॉर्टेंट है ये बात, राइट. इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं. लाइट एंटर इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों. बताइए हमारे पास n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C/V, क्योंकि एब्सोल्यूट है. तो N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2. तो n इक्वल्स हो जाएगा C/V. तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C/N. तो हमारे पास सर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम पता है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है सर. हमारे पास n इक्वल्स टू हो जाएगा दैट इज C/V, राइट. तो हमारे पास V इक्वल्स टू हो जाएगा दैट इज C/N. ये लीजिए. C is the speed of light in vacuum and refractive index जैसे सॉल्व करेंगे we get the answer that is 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहाँ होती है बच्चों? वैक्यूम में होती है. इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से सेट कर लीजिए. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Refractive index of water is 4/3 and speed of light in air is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. Find the speed of light in water. सिंपल सा एज इट इज क्वेश्चन है सर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें दिया है सर. स्पीड ऑफ लाइट इन हमें पता है सर. यहां पर हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर फाइंड करना है. बताइए क्या लगेगा? सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू n इक्वल्स टू C/V. तो हमारे पास V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C/N. चलिए भाई शुरू कर देते हैं. तो n इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा दैट इज V इक्वल्स टू हो जाएगा C/N. दैट्स इट. ठीक है. n आपको दे रखा है दैट इज 4/3. जैसे सॉल्व किया बच्चों दैट इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. डन कंप्लीटली. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर. कहां जा रही है लाइट? एयर टू वाटर जा रही है. दैट इज 1.33. ठीक है. देन व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर? राइट. ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें दे रखा है फॉर द लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर. और हमें निकालना क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट ग्रोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर के लिए हमें निकालना है. चलिए सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं. सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर हमें गिवन है.
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू, हमें वाटर चाहिए, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं ना, बिल्कुल सर दोनों इनवर्स होते हैं, तो दैट इज NaW इक्वल्स हो जाएगा 1/NWA, और जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं सर वी गेट द आंसर 0.75, दैट्स इट। ओके, इजी था बच्चों, हमने ऑलरेडी पहले समझ लिया है कि सर हमें करना क्या था, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हमारा चल रहा है अब ये, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द केरोसिन दैट इज turpentine and water are 1.44, 1.47 and 1.33 respectively. In which of these material does light travel faster? बताइए किसमें फास्टर होगी, मुझे आप बताइए। तो बच्चों आपको मैंने सिखाया था कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, राइट, उसमें जो लाइट जो होती है उसकी स्पीड डाउन हो जाती है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। तो मेरे बच्चों आप मुझे बताइए कि यहां पर हमारे पास क्या होने वाला है। तो सर एज वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर इनवर्स, सो फ्रॉम द अबव रिलेशन दैट स्पीड ऑफ लाइट विल बी द मैक्सिमम इन द मीडियम which has the lowest refractive index. तो सर आंसर हमारे पास होगा, so now out of this kerosene that is this turpentine and water has the lowest refractive index of 1.33, so sir the answer is 1.33, ठीक है। So the light will have the maximum speed in water और light will travel faster in water. तो सबसे ज्यादा फास्ट कहाँ होगी बच्चों, वाटर में। देखिए सबसे मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो यहां लाइट की स्पीड जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। और 1.33 किसका है बच्चों, वाटर का, तो वाटर में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इतनी सी बात, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द गिवन मीडियम लाइट मूव्स द फास्टेस्ट, किसमें लाइट फास्ट होगी बच्चों। तो सर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इसको तो हम देखते ही बता सकते हैं सर, यूजिंग अवर टेबल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। तो सर सबसे पहले हमारे पास सबसे ज्यादा तो किसमें होने वाली है, तो सर हमारे पास वहां पर ज्यादा होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइस का है सर, लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट थ्रू आइस बिकॉज इट हैज द लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट माय डियर, यूजिंग अबाउट टेबल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, बिल्कुल सर, तो फॉर्मूला आपके पास है बच्चों, दैट इज n इक्वल्स टू c बाय v, हम उसको लगा देते हैं। तो सर जैसे हमने लगाया v इक्वल्स टू c बाय n होगा, जैसे हम अप्लाई करेंगे वी गेट द आंसर दैट इज 2.25 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमें वाटर में लाइट की स्पीड सर मिल चुकी है, ठीक है ना बच्चों, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनल क्वेश्चन इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। द पाथ ऑफ द लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू डिफरेंट मीडियम ए बी एंड सी फॉर अ गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज शोन बिलो, स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हमारे पास लाइट आ रही है, देखिए ध्यान से, यहां पर एयर से आ रही है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, बेंडिंग इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है तीनों में, बेंडिंग यहां 30 है, यहां 45 है, यहां 40 डिग्री है। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि सबसे कम बेंडिंग किसमें है, इसमें बेंडिंग सबसे कम है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इन दोनों के रेस्पेक्ट में ज्यादा है या कम है, बताइए। जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है, उसमें बेंडिंग क्या होती है, सबसे ज्यादा या सबसे कम, बताइए मुझे, थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए। डायमंड क्या था मुझे बताइए। तो हमारे पास सर जिसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उसमें बेंडिंग भी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो सर यहां पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम एबीसी हैव द मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी, डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी। डेंसिटी के लिए हम जानते हैं कि सर हमारे पास sin 30, sin 40 और sin 45 दोनों में अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों कैसे होते हैं, देखिए sin I अपॉन sin R इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 होता है, नहीं होता, अरे होता है ना, राइट। कैसे होते हैं, इनवर्स होते हैं। अगर ऊपर वाले एंगल का इंसिडेंट एंगल है तो दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आता है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो क्योंकि सर sin 45 डिग्री एंगल हमारे पास रिफ्रैक्टेड ज्यादा है, तो इसलिए सर उसका जो हमारे पास क्या होगा, उसके लिए हमारे पास ए बी और सी, तो हमारे पास दिस वन सी है ना, दिस 45 वाला ये रहा। तो सर इसके लिए हमारे पास अगर एंगल ज्यादा है, रिफ्रैक्टेड एंगल, तो सर इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं सर,
ठीक है। और अगर इन्वर्स होते हैं बच्चों, बिल्कुल इसी लॉजिक से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो सर सबसे कम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, वो किसका होगा? इस बी वाले का। उससे ज्यादा होगा सर सी वाले का। और सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सर, वो होगा हमारे पास किसका बच्चों? बताइए। वो होगा हमारे पास इस ए वाले का। ठीक है, राइट। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है, तभी तो हमारे पास लाइट क्या हो रही है बच्चों? लाइट हमारे पास की तरफ बैंड हो रही है, मैक्सिमम बैंड हो रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होता है उसकी बैंडिंग भी ज्यादा होती है। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। उसके अलावा सॉल्व करने के लिए आप इस रिलेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, थ्रू विच ऑफ द थ्री मीडियम विल द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। बच्चों किसमें बताइए? हमारे पास लाइट की जो स्पीड है वो मैक्सिमम होगी। तो सर हमारे पास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है ना, उसमें लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो मुझे आप बताइए बच्चों कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किस में है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है सर बी वाले का या सी वाले का? बताइए। तो सर सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम इन द मीडियम बी ऑफ लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी। ठीक है, तो हमारे पास मीडियम बी जो है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास हम म्यू बी बोल रहे हैं, एन बी भी आप बोल सकते हैं, एन से भी डिनोट कर सकते हैं, म्यू से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है उसमें लाइट की स्पीड सबसे क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों? हमारे पास दैट इज लास्ट में क्या पूछा जा रहा है? विद द लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी बैंड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ध्यान से सुनिए दोबारा, विल द लाइट ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। लाइट कहां जा रही है? ए टू बी अगर हमारे पास जाती है, बैंड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, क्वेश्चन है, मुझे बताइएगा ध्यान से। तो अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इज ग्रेटर देन अगर हम होता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी के, ध्यान से सुनिएगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी, देन लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ध्यान समझ गए आप? तो हमारे पास लाइट यहां पर क्या है बच्चों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ज्यादा है ना, किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास ज्यादा होता है तो मतलब लाइट डेंस टू रेयर जा रही है। और लाइट जब डेंस टू रेयर जाती है तो क्या होता है बताइए? टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? तो सर हमारे पास लाइट जो जा रही है वो ज्यादा डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है? लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। सो आंसर ऑफ थर्ड इज व्हाट? दैट इज लाइट इज मूविंग फ्रॉम अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है बच्चों, तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। और ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो हमने किस पर बेस्ड है? हमारा रिफ्रैक्शन पर, जिसमें हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात की और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कस कर लिया है। ठीक है बच्चों, चलिए माय डियर, तो थैंक यू सो मच। वापस मिलते हैं नए वीडियो में बहुत नई इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। ओके गाइस, थैंक यू।